आज के वीडियो में विषाणु जनित रोग अर्थात वायरल डिसीजेस के अंतर्गत पोलियो, डेंगू बुखार, रेबीज, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, जुकाम, खसरा, कनफड़े यानी मम्स, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों को समझाएंगे तथा इन्फ्लुएंजा, इन सभी वायरल डिसीजेस को डिटेल से चित्र सहित समझाएंगे। पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले पोलियो को समझा देते हैं। तो यह भी एक संक्रामक और विषाणु जनित रोग है जो पोलियोमाइलिटिस नामक विषाणु से हो जाता है। किस विषाणु से होता है पोलियो? पोलियोमाइलिटिस नामक विषाणु से हो जाता है और यह रोग मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। जो छोटे छोटे लड़के होते हैं यानी कि बाल्यावस्था में यह रोग होता है। यह बीमारी बच्चे के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमजोर कर देती है। कोई भी अंग कमजोर कर सकती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। इस तरह से इन बच्चों के इन अंगों में प्रभाव इसने डाला है। अगर इससे बचने के उपाय देखे जाएं तो पोलियो विषाणु के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, पोलियो अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाती है। ये सभी खुराकें 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको ये दी जाती हैं। और पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अगर पूछा जाए किसने किया, तो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने सन 1961 में किया था। डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने 1961 में। चलिए अब आते हैं डेंगू बुखार अथवा डेंगू फीवर पर। तो डेंगू बुखार भी वायरल संक्रमण से होने वाला बुखार है, यानी ये भी विषाणुओं के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा फैलता है। और कैसे? तो एडीज मादा मच्छर के काटने से। जो एडीज मच्छर होता है, मादा होती है, इसके काटने से यह वायरस रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। यानी अगर कोई रोगी व्यक्ति है, उसको एडीज मच्छर ने काटा और वही मच्छर उड़ करके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसको डेंगू बुखार हो जाएगा। तो डेंगू बुखार विश्व के 110 देशों में फैला हुआ है। विश्व में जितने भी देश हैं उसमें 110 देशों में फैला हुआ है। भारत व आसपास के देशों में यह 1966 से शुरू हुआ था। यानी भारत के आसपास कब आया? सन 1966 में शुरू हुआ था। डेंगू बुखार मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए अब डेंगू के लक्षण जान लेते हैं, सिम्टम समझ लेते हैं। तो डेंगू वायरस से संक्रमित बच्चों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। यानी अगर डेंगू वायरस से कोई बच्चा संक्रमित हो गया है तो कह लीजिए कि संक्रमित बच्चों पर इसका प्रभाव कम होता है। उनको हल्का बुखार, थकान, बदन दर्द, जुकाम, खांसी व नाक बहना जैसा लक्षण प्रकट हो। बड़े व्यक्तियों में तेज बुखार आता है। अगर बड़े व्यक्तियों को डेंगू बुखार हो गया है तो उसको तेज बुखार आता है, तेज सिर दर्द होता है, बदन दर्द भी देखा जा सकता है। कुछ व्यक्तियों में नाक, मुख या आहार नाल से रुधिर भी निकलने लगता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको बुखार तेज है तो नाक से या मुख से तो इनसे ब्लड निकलने लगता है, रुधिर निकलने लगता है। कभी कभी फेफड़ों में भी रुधिर वाहिनियों से रुधिर रिसने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, हमें जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, मैंने फेफड़े की जब संरचना आपको समझाई थी उसमें बताया था, तो वो रुधिर वाहिनियों से भी रुधिर रिसने लगता है, जिससे सांस लेने में हमें परेशानी होती है। चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं, रोगोपचार समझ लेते हैं। तो डेंगू वायरस के प्रति अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, अतः मच्छरों के काटने से बचना ही डेंगू से बचने के एकमात्र उपाय हैं। यानी जो डेंगू मच्छर है इसके काटने से बचा जाए, डेंगू मच्छर कौन सा? एडीज, मादा एडीज मच्छर के काटने से बचा जाए तो डेंगू से बचा जा सकता है। फिर अगला रोग है रेबीज। तो यह रोग स्ट्रीट वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, स्ट्रीट वायरस के द्वारा। और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है। और यह रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। पागल कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, इनके काटने से हो जाता है। इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए हाइड्रोफोबिया क्यों कहा जाता है, तो इस रोग के अंत में व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और इस रोग में मेरुरज्जु की कोशिकाएं उत्तेजित होकर नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इससे शरीर में दर्द, सिर दर्द, तेज बुखार, छाती व गले की पेशियों में सूजन
और ऐंठन होने लगती है। स्वाइन फ्लू के बारे में जान लेते हैं। तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा होने वाला फ्लू है। H1N1 ये क्या है? तो H फॉर हीमाग्लूटिनिन और N फॉर न्यूरामिनिडेज। ह्यूमाग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेज होता है। तो इसे स्वाइन फ्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यह केवल सुअर के संपर्क में रहने वाले लोगों से ही होता था। जो लोग सुअर के संपर्क में रहते थे, सुअर के आसपास रहते थे, सुअर को खाते थे, उन्हीं को ये होता था। इसीलिए इसका स्वाइन फ्लू नाम हो गया। सन 2009 से स्वाइन फ्लू ने सर्वव्यापी रूप ले लिया है। H1N1 स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर वायरस के हवा में पहुंचने से फैलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति है या उसको स्वाइन फ्लू है या H1N1 से ग्रसित है, उसने खांसा या छींका, तो खांसने छींकने से उसके जो मुख से हवा निकल तो वायु में ये वायरस पहुंच जाता है। अब अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उस संपर्क में उसके आता है तो उसको भी ये हो जाता है। और आपको बता दें कि संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के बाद भी लगभग 7 दिन तक यह इस वायरस से वायु को संक्रमित कर सकता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और वो ठीक भी हो गया है तो ठीक होने के 7 दिन बाद तक भी वो वायु को संक्रमित कर सकता है। चलिए अब स्वाइन फ्लू के लक्षण जान लेते हैं। तो पहला लक्षण है खांसता व छींकता है। अगर किसी को स्वाइन फ्लू है तो वो खांसेगा और छींकेगा। दूसरा, गले में खराश भी रहती है, नाक बंद रहती है यानी स्टब नोज रहता है या जुकाम के कारण नाक बंद हो सकती है। शरीर में दर्द, बुखार होता है, सर्दी भी लगती है, सिर दर्द होता है, थकान आती है। तो आदि बहुत सारे लक्षण। ऐसे ही कभी कभी निमोनिया भी हो जाती है, श्वास रोग हो जाते हैं, सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है या आस्थमा के लक्षण भी विकसित हो सकते हैं। तो स्वाइन फ्लू हो सकता है। तो ये हो जाएंगे लक्षण। अगर रोगोपचार की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो स्वाइन फ्लू के संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा उपाय फ्लू का टीका लगवाना चाहिए। जो वैक्सीन आती है वो लगवाना चाहिए। चलिए अब आते हैं चिकनगुनिया पर। तो चिकनगुनिया एक प्रकार का वायरल बुखार होता है। जो बुखार है चिकनगुनिया एक प्रकार का वायरल बुखार है। यह चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से होता है। तो यह एडीज मच्छर की 2 जातियों, कौन कौन सी 2 जातियां हैं? एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज इजिप्टी की मादा के काटने से फैलता है। यानी एडीज मच्छर की 2 प्रमुख जातियां हैं, एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज इजिप्टी के काटने से फैलता है। और एक ऐसी मादा होती है, इनके काटने से फैलता है। कौन सा रोग? चिकनगुनिया रोग। लक्षण क्या क्या होंगे, सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में संक्रमण के 3 से 7 दिन के बाद इसके लक्षण विकसित होते हैं। चिकनगुनिया के रोगी में तेज बुखार व जोड़ों में तेज दर्द होता है। अगर आपको चिकनगुनिया हो गया है तो रोगी को तेज बुखार होगा, जोड़ों में तेज दर्द होगा जहां जहां पर जोड़ होते हैं, और सिर दर्द, बदन दर्द और जोड़ों में सूजन हो जाएगी। शरीर पर रैशेज आ जाएंगे। अधिकांश चिकनगुनिया रोगी लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो लोगों में जोड़ों का दर्द महीनों तक बना रहता है या साल तक भी चलता रहता है। बुजुर्ग लोग, डायबिटिक, हृदय रोगी या उच्च दाब वाले व्यक्तियों में इस रोग का अधिक प्रभाव होता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, जो हृदय रोग से पीड़ित होते हैं या उच्च दाब वाले होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में इस रोग का प्रभाव अधिक होता है। अगर रोगोपचार की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो चिकनगुनिया के लिए कोई दवाई नहीं है। अतः इसके संक्रमण से बचना चाहिए तथा रोगी को पानी अधिक पीना चाहिए और दर्द को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन तथा बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामॉल या नारप्रक्सन लेनी चाहिए। कॉमन कोल्ड या जुकाम के बारे में जान लेते हैं। तो जुकाम राइनो वायरस से होता है। यह नाक तथा श्वसन पथ में संक्रमण करता है। जो राइनो वायरस है इसके द्वारा जुकाम होता है। और संक्रमण कहाँ करता है? ये नाक और श्वसन पथ में संक्रमण करता है। जो हमारी नाक होती है और श्वसन पथ यानी जो नाक से लेकर के अंदर की ओर श्वसनियां है, फेफड़ों तक जो नलिकाएं हैं, उसमें संक्रमण करता है। अगर देखा जाए कि ये कैसे फैलता है, इसका संक्रमण, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, तो संक्रमित व्यक्ति के छींकने और नाक से निकले स्राव से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। यानी अगर किसी को सर्दी जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, उसने छींका या नाक से स्राव निकला, स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है
तो उसको भी हो जाएगा। इस तरह से फैलता है, क्योंकि संक्रामक रोग है इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस तरह से फैलता है। तो जुकाम से संक्रमित व्यक्ति जब गंदे हाथों से बर्तन, पुस्तक, कलम या कंप्यूटर की कीबोर्ड, दरवाजों के हैंडल आदि को छूता है तो इन वस्तुओं को प्रदूषित कर देता है और इन प्रदूषित वस्तुओं से भी संक्रमण फैलता है। अब अगर लक्षण को देखा जाए कि जुकाम अगर हो गया है तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो लक्षणों में सिम्टम्स में क्या होगा, नाक का बंद होना, आपका नाक जो है वो बंद हो जाती, सांस लेने में परेशानी होना, यानी जब नाक बंद हो जाएगी तो सांस सही से नहीं ले पाएंगे। नाक में म्यूकोसा में सूजन आना, जो नाक की म्यूकोसा होती है, जो झिल्ली होती है, उसमें सूजन आना। गले में खराश, और जो हमारा गला होता है आपने अक्सर देखा होगा, जो सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है तो गले में खराश हो जाती है। गले में दर्द भी होता है, खांसी, सिर दर्द व थकान, ये जुकाम के लक्षण है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, नाक का बंद होना, सांस लेने में परेशानी होना, नाक की मुकोसा में सूजन आना, गले में खराश होना, गले में दर्द, खांसी, सिर दर्द व थकान जुकाम के लक्षण होते हैं। अगर उपचार की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो वास्तव में जुकाम का कोई इलाज नहीं है। यह बिना किसी दवाई के, आपने देखा होगा कि बिना किसी दवाई के 3 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। जुकाम के कारण उत्पन्न सिर दर्द, बदन दर्द और नाक बहने के लिए दवाई ली जा सकती है। यानी जो सिर दर्द होता है उसके लिए हम दवा ले सकते हैं, और जो पूरा शरीर दर्द करने लगता है, बदन दर्द करता है, उसके लिए ले सकते हैं, या नाक बहने की दवा ले सकते हैं। फिर अगला रोग है खसरा। यह भी सामान्यतः बाल्यावस्था में होने वाला रोग है, यानी यह रोग भी बच्चों में होता है और इसे मीसल्स भी कहा जाता है। यह रोग किस वायरस से होता है पूछा जाए तो यह रोग रूबियोला वायरस से हो जाता है। रूबियोला वायरस से, और संपूर्ण शरीर पर नन्हे नन्हे दाने पड़ जाते हैं, छोटे छोटे से दाने पड़ जाते हैं। मुख गुहा तथा नाक की जो म्यूकस झिल्ली होती है, उस म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है और सूजन आने से जुकाम हो जाता है, साथ में ज्वर भी आ जाता है, यानी बुखार भी आ जाता है। फिर अगला है मम्स। जो मम्स है इसे कनफड़े या कर्णशूल सोत भी कहा जाता है। यह भी बाल्यावस्था का ही रोग है जो विषाणु के द्वारा होता है, या मम्स विषाणु के द्वारा होता है। और इसमें पैरोटिड लार ग्रंथि जो होती है और दूसरी लार ग्रंथियों में विषाणु का संक्रमण होने से सूजन आ जाती है। हमारे मुख गुहा में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसमें से इन्होंने कहा कि पैरोटिड लार ग्रंथियां और जो दूसरी लार ग्रंथियां होती हैं उनमें विषाणु का संक्रमण हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे सूजन आ जाती है और मुंह खोलने में परेशानी होती है, तेज ज्वर होता है, यानी तेजी से बुखार आता है, मुंह भी नहीं खोल पाते हैं आप। और वयस्क में इस रोग के कारण अंडाशयों में, जो अंडाशय होते हैं, जो ओवरी होते हैं, उसमें भी सूजन आ जाती है और यह रोग थूक, छींक आदि के द्वारा फैलता है। जैसे किसी व्यक्ति को उसने थूका, छींका, तो इस तरह से फैल जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। फिर अगला रोग है चेचक। यह 2 प्रकार का होता है, छोटी चेचक और बड़ी चेचक। छोटी चेचक को छोटी माता या चिकन पॉक्स कहा जाता है और बड़ी चेचक को स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। चलिए सबसे पहले छोटी चेचक या छोटी माता को देख लेते हैं। तो यह रोग सामान्यतः नवजात शिशुओं में होता है, जो नवजात शिशु होते हैं, और इस रोग में शरीर पर छोटे छोटे से दाने पड़ जाते हैं, उन दानों में खुजली होती है और ज्वर भी हो जाता है, यानी बुखार भी आ जाता है। इस रोग का संक्रमण या इन्फेक्शन खांसी, छींक के साथ रोगी के शरीर के बाहर आए विषाणुओं के द्वारा होता है। यानी अगर किसी रोगी को है यह रोग और उसने खांसा, छींका, तो जो सामने व्यक्ति होगा उसको भी हो जाएगा। और सूखते हुए चेचक के दानों की जो पपड़ी होती है, इसके संपर्क में आने पर भी छोटी चेचक हो जाती है। जैसे किसी ने उसको छू लिया तो उसको भी हो जाएगा। और यह रोग का कारक कौन सा है, तो वैरिसेला जोस्टर नामक वायरस होता है। वैरिसेला जोस्टर नामक वायरस। अगर बड़ी चेचक को देखा जाए तो यह रोग भी सामान्यतः बच्चों में हो जाता है और इस रोग में तेज ज्वर के साथ बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं, बड़ी तेज से बुखार आता है और बड़े बड़े से दाने पड़ जाते हैं इसमें, और चेहरे एवं शरीर पर स्थायी निशान बन जाते हैं जो कभी मिटते नहीं हैं। स्थायी का मतलब ये होता है, और चेहरा कुरूप हो जाता है, खराब हो जाता है, और कभी कभी नेत्र दोष भी हो जाता है, आंखों में भी दोष उत्पन्न हो जाता है, रोग हो जाता है। अब व्यापक टीकाकरण के माध्यम से चेचक को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, यानी इसके टीके लगवाने से इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है और समाप्त भी
हो गया है। अगला रोग है इन्फ्लुएंजा। तो इस रोग में नाक से पानी बहता रहता है, बार बार छींकें आती हैं, कफ एवं ज्वर के साथ पूरे शरीर में दर्द होता है, यानी कफ भी निकलता है, बुखार भी होता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में दर्द रहता है। और यह रोग भी विषाणु के द्वारा तेजी से फैलता है। जो इन्फ्लुएंजा है, यह रोग भी विषाणु के द्वारा तेजी से फैलता है। इन रोगों के अलावा और भी कई सारे रोग हैं, जैसे एड्स है, ये इस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, फुल आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य रोग हैं जो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आशा है आप भी विषाणु जनित रोगों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।